वेलकम टू R2Z माय डियर स्टूडेंट। मैं रुस्तम आलम। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग क्लास 10th के लिए सीरीज स्टार्ट किए हैं। पहले हम लोग ने नॉन हिंदी को अभी कवर कर रहे हैं, इसके बाद नॉन हिंदी और साथ में ग्रामर भी कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग नॉन हिंदी का लेसन 4 करेंगे, जिसका नाम होगा बाल गोविंद भगत। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल गोविंद भगत क्या है, तो यह एक रेखा चित्र है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। ये 100% पूछा जाएगा कि बाल गोविंद भगत क्या है, तो रेखा चित्र है। किसने लिखा, रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा। ठीक है, अब हम लोग क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। बाल गोविंद भगत, देखिए बाल गोविंद भगत जो है ना, ये किसी व्यक्ति का नाम रहता है। ठीक है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति है, उनका नाम है बाल गोविंद भगत। इन्हीं के ऊपर ना सारी बातों को लिखा गया है, ये रेखा चित्र को यहाँ पर दर्शाया गया है। बाल गोविंद भगत जो होते हैं ना, इनका जो उम्र होता है, ये उम्र 60 से ऊपर के होते हैं, 60 के ऊपर। बाल गोविंद भगत का उम्र पूछा जाएगा आपसे। बाल गोविंद भगत के कितना उम्र था, तो ये 60 साल से अधिक उम्र के थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत जो थे ना, इनका थोड़ा वेशभूषा के बारे में पूछा जाता है। ये देखने में बिल्कुल साधु लगते थे। क्या लगते थे, साधु लगते थे। लेकिन ये साधु नहीं थे। देखने में साधु लगते थे, लेकिन ये साधु नहीं थे। तो सर, जब बाल गोविंद भगत देखने में साधु लगते थे, कैसे? बिकॉज इनका उम्र 60 साल से अधिक था और इनका पूरा बाल और पूरे दाढ़ी सफेद था, और ये ना नाक से लेकर बड़ा सा टीका यहाँ तक किया करते थे और धोती पहना करते थे। तो बिल्कुल देखने से लगता था कि कोई साधु है। लेकिन बाल गोविंद भगत जी साधु नहीं थे। तो ये क्या थे, तो ये बाल गोविंद भगत आपसे पूछा जाएगा, साधु नहीं तो क्या थे? तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। क्या थे? गृहस्थ थे। आप गृहस्थ समझते हैं? गृहस्थ का मतलब होता है किसान, जो कि खेती बाड़ी करता है, उसे हम लोग गृहस्थ कहते हैं। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत क्या थे? गृहस्थ थे। क्लियर, समझ में आया? बाल गोविंद भगत ये इतने सीधे सापाटे व्यक्ति थे ना, कि किसी के सामान को न छूते थे, न किसी से बेवजह कुछ बात करते थे, और किसी के सामान बिना पूछे न व्यवहार में लाते थे। ऐसे व्यवहार के ये बाल गोविंद भगत थे। बाल गोविंद भगत ये कबीर को साहब मानते थे। किनको, ये पूछा जाता है। कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। कबीर के गीतों को गाते थे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा बाल गोविंद भगत किसके गीतों को गाते थे, तो कबीर के। किसके आदेशों पे चलते थे, तो ये कबीर के आदेश, ये उन्हीं के आदेशों पे चलते थे, यानी कि उनके आदेश को पालन करते थे। कौन? बाल गोविंद भगत जी। तो बाल गोविंद भगत जी किनको साहब मानते थे? कबीर को। किनके गीतों को गाते थे? कबीर के। किनके आदेश पे चलते थे? तो कबीर के। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं हम लोग। बाल गोविंद भगत इनके खेत में जो भी चीज उपजानी होती थी, जो भी चीज उगता था, ये उसको उठाकर ले जाकर कबीरपंथी मठ में रख देते थे। कबीरपंथी एक मठ था, कबीरपंथी ये एक मठ हुआ करता था। इस मठ में ये ले जाकर ये सारे अनाज को, उपज को रख देते थे, और वहां से जिसको इनको प्रसाद के रूप में मिलता था ना, जो प्रसाद बटाता है ना, वो प्रसाद के रूप में जो अनाज मिलता था, इनसे ही अपना पूरे घर द्वार चलाते थे। ऐसा कुछ इनका बाल गोविंद भगत का जीवनी चलता था। ये कबीरपंथी मठ बाल गोविंद भगत से कितना दूर था, ये पूछा जाता है। ये 4 कोस दूर था। कितना कोस दूर था? 4 कोस। बाल गोविंद भगत के घर से कबीरपंथी मठ की दूरी कितनी थी, तो 4 कोस दूर थी। बाल गोविंद भगत इनका एक बेटा था। ठीक है, और एक ही बेटा था, इसीलिए इसको बोला गया एकलौता। एक पुत्र होता है तो उसे हम लोग एकलौता बोलते हैं। तो बाल गोविंद भगत का एक ही बेटा था, एकलौता, और वो भी बेटा मंद बुद्धि था। क्या था? मंद बुद्धि। आपसे पूछा जाएगा कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो आपको लगाना है कि बाल गोविंद भगत का बेटा मंद बुद्धि था। ठीक है, वो मंद बुद्धि था, इसीलिए बाल गोविंद भगत अपने बेटा से अधिक प्रेम करते थे। अधिक क्या करते थे? प्रेम करते थे। इनका मानना था कि जो बच्चे मंद बुद्धि हो या विकलांग हो या शारीरिक रूप से किसी भी तरह से कमजोर हो, असल में ज्यादा प्यार का हकदार वही होते हैं। इसलिए बाल गोविंद भगत अपने बेटे से ना बहुत प्रेम करते थे। सब चीज अच्छा से चलता है इनका, घर द्वार, खेती बाड़ी और अपने बच्चे के लालन पालन सब अच्छे से किए इन्होंने। एक वक्त आया कि इनका बेटा क्या हो गया, यंग हो गए, जवान हो गए। अब एक उम्र आता है भाई, शादी भी करना है, तो इन्होंने अपने बेटे के, एकलौते बेटे की शादी करा दिया। क्या करा दिया? शादी। जब इनके बेटा के शादी हुआ, तो इनके बेटा की पत्नी आ गई, और बाल गोविंद भगत की कौन आ गई? पुतोहू आ गई। ठीक है, अब सुनिए, यहां से कहानी बनता है, रेखा चित्र में मजा आएगा कि सर बाल गोविंद भगत की जो पुतोहू थी, ये कैसी थी? तो ये बहुत ही सुंदर और सुशील थी। ये पूछा जाता है, सुंदर और सुशील थी। सुंदर और सुशील। आपसे पूछा जाएगा कि बाल गोविंद भगत की जो पुतोहू थी वो कैसी थी, तो सुंदर और सुशील थी। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब चीज अच्छा खासा चल रहा था। बाल गोविंद भगत जो थे ना, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बाल गोविंद भगत, ये इनका ना
इनका एक ये था कि ये अपने आंगन में ना सुबह और शाम को आसन लगाकर ना भजन और कीर्तन किया करते थे, गाना गाते थे, गीत गाते थे, ज्यादातर कबीर साहब को फॉलो करते थे ये, ठीक है। तो उनके आदेशों पे ही चलते थे। तो सुबह और शाम को क्या करते थे, अपने आंगन में चिटाई बिछाकर और वहां पे ये अपने वो होता है मटका, उस तरह से टपली बजाने वाला, उसको लेकर ना उस पे ये उसको बजाते थे और गाना वाना गाते थे। इस तरह से डेली सुबह और शाम ये आसन लगाकर अपने आंगन में भजन और कीर्तन करके मनोरंजन करते थे। फिर इनके कुछ चहीता हुआ करते थे, वो लोग भी आ जाते थे, फिर सब साथ में मिलकर ऐसे करते थे। बाल गोविंद भगत कभी कभी गाते गाते इतने मग्न हो जाते थे अपने गीतों में कि ये झूम उठते थे, नाच भी करने लगते थे साथ साथ, ठीक है। बाल गोविंद भगत का सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष और सबसे ज्यादा अच्छा संगीत सुनने को मिलता था खेती के समय। जिस समय रोपनी होता है ना, खेत में रोपनी, यानी जब बारिश का मौसम आता है उस समय रोपनी होता है खेत में, उस समय बाल गोविंद भगत किस तरह से बिहेव करते थे मैं आपको बता दूं। समझो कि पूरे पूरे खेत जो है ना, पूरे खेत में अभी कादों का समय हो रहा है, जैसे कि रोपनी का समय है, ठीक है। और पूरे आसमान भरा हुआ है बारिश से, पूरे शांत है। और ऐसे मौसम में बाल गोविंद भगत अपना गीत को गाते थे। और जब बाल गोविंद भगत की गीत शुरू होती थी ना खेतों में, तो बाकी जितनी सारी औरतें या जितने सारे मर्द पुरुष काम करते थे खेत में, वो सब झूम उठते थे इनके गीत को गाकर। और सभी के हाथों में ना एक अचानक सी बहुत तेजी आ जाती थी। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत हर चीज को करते थे, बहुत बेहतर सब चीज चल रहा था। लेकिन आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि बाल गोविंद भगत का जो गीत था ना, ये सबसे ज्यादा कब देखा जाता था? तो ये फागुन से शुरू होता था, फागुन से शुरू होकर ये चलता, ये कार्तिक तक चला करता था, कार्तिक तक चला करता था, ठीक है। कार्तिक तक चला करता था बाल गोविंद भगत का गीत, ठीक है। बहुत बेहतर चलता था। उसके बाद में क्या मैं आगे बता रहा था कि बाल गोविंद भगत अपने बेटे की शादी करा दिया और ये गीत उत और ये सारी चीजें बहुत अच्छी से चल रही थी। एक बार की बात होती है कि अचानक से बाल गोविंद भगत की जो बेटे होते हैं, इकलौता बेटा, इनकी मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु, ये मर जाते हैं। तो ये बहुत तनाव की बात है कि भाई एक ही बेटा था और बेटा मर गया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा कि जिस दिन बाल गोविंद भगत का बेटा, इकलौता बेटा मर जाते हैं, उस दिन बाल गोविंद भगत सबसे ज्यादा मग्न होकर अपने गीतों को गाते हैं। सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बाल गोविंद भगत का जो गाना था, जो गीत था, सबसे अच्छा, सबसे चरमोत्कर्ष पर कब था? तो जिस दिन उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। आप बोलेंगे सर कैसा इंसान है, इकलौता बेटा मर गया और ये गाना गा रहा है? बिकॉज मैं बताऊंगा रीजन क्यों गा रहा था। क्योंकि बाल गोविंद भगत का मानना था, इनका मानना था कि जो मृत्यु है ना, ये सत्य है। मृत्यु क्या है? सत्य है। इस पृथ्वी पे जितने प्राणी है, ये सभी को ना एक दिन मरना है, ये निश्चित है। इनको इसमें ना विश्वास था। इसीलिए बाल गोविंद भगत बोलते हैं कि जब मेरा बेटा मर गया तो ये आनंद की बात है। किसकी बात है? आनंद। ये आनंद की बात है। आनंद, ये आनंद की बात है, ये बहुत खुशी की बात है कि मेरा बेटा मर गया है। तो आत्मा जो है ना, आत्मा ये परमात्मा के पास चली गई। इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकता है कि आत्मा आत्मा कहाँ चली गई? परमात्मा के पास, परमात्मा। इससे आनंद की बात और कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन उसी दिन बाल गोविंद भगत की पुतोहू ये बेचारी रो रही थी। क्या कर रही थी? रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने में लगी हुई थी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा आप लोगों को? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग के मजहब में, हिंदू मजहब में, जब कोई मर जाते हैं तो उनका अंतिम संस्कार होता है, दाह संस्कार होता है, लास्ट संस्कार जिसे हम लोग बोलते हैं, 16वां संस्कार हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए जो मुख अग्नि होता है ना, मुख अग्नि किसी पुरुष सदस्य से ही दिलाया जाता है। लेकिन जब मुख अग्नि की बारी आती है तो ये बाल गोविंद भगत ये बाह्य आडंबरों को छोड़कर ना अपने बेटे की, ठीक है, अपने बेटे की ये मुख अग्नि अपने पुतोहू से दिलवाते हैं। ये कौन सी बात है सर? पुतोहू तो स्त्री है, लेकिन आपने तो बताया कि किसी न किसी पुरुष सदस्य से मुख अग्नि दिलवाया जाता है। बाल गोविंद भगत अपने पुतोहू से अपने इकलौते बेटे की मुख अग्नि दिलवाते हैं। बिकॉज ये कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में मैं भेदभाव नहीं करता हूं और मेरे बेटे पे हमसे ज्यादा अधिकार हमारी पुतोहू का है। मैं स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं करता हूं और बाह्य आडंबरों को नहीं मानता हूं। और बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मुख अग्नि अपनी पुतोहू से दिलवाती है। किससे दिलवाती है? पुतोहू से दिलवाती है। उसके बाद अब जो ये पुतोहू है, ये बेचारी अकेली हुई क्योंकि इनके बेटा मर गए, और रह गया बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत बोलते हैं अपने पुतोहू को कि पुतोहू अब आप ना अपने मायके चले जाओ। इनके भाई को बुलाते हैं और बोलते हैं आप अपने बहन को लेकर जाइए। लेकिन बाल गोविंद भगत की जो पुतोहू होती है ना, ये बहुत सुंदर और सुशील होती है। ये बोलती है कि नहीं बाबूजी, मैं
को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर आपको जब थोड़ी सी पानी की जरूरत होगी तो फिर कौन देगा, और इस तरह से हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आप मुझे अपने चरणों से अलग ना कीजिए बाबूजी। ऐसे करके रोने लगती है। लेकिन बाल गोविंद भगत जान रहे थे कि हमारी जो पुतोहू है इनकी सारी उम्र बाकी है। अगर मैं इसे रोक लूंगा, अगर ये रह जाएगी यहाँ पे, तो फिर इसका सारा जिंदगी खराब हो जाएगा। इसीलिए बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील दिया अपने पुतोहू को। आखिरी दलील में बोलते हैं कि पुतोहू तुम चली जाओ, वरना इस घर को छोड़कर मैं खुद ही चला जाऊंगा। भला इस वर्ड के बाद बेचारी क्या करती है सेंटेंस सुनने के बाद, इसीलिए इनकी पुतोहू चले जाते हैं और हमारे बाल गोविंद भगत फिर से अकेले रह जाते हैं। बेटा भी नहीं, पुतोह भी नहीं, बस अब अकेले रह रहे। लेकिन फिर भी शान शौकत में थोड़ी कमी नहीं, वही भजन, वही कीर्तन और हर चीज उसी तरह से बाल गोविंद भगत का चलते रहा। एक समय आता, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मैं ये किया हूँ, बाल गोविंद भगत जो थे ना, बाल गोविंद भगत ये हर साल गंगा स्नान करने जाते थे। आपसे पूछा जाएगा बाल गोविंद भगत हर साल कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने। और गंगा स्नान करने जाते थे ना, इनके घर से ना 30 कोस दूर था। कितना कोस? 30 कोस दूर था। इसलिए इनको काफी समय लगता था जाने और आने में, लौटने में। इस बार भी क्या हुआ, बाल गोविंद भगत हर बार की भांति गंगा स्नान करने के लिए निकले। लेकिन आपको जानकर चकित होगा कि जब हम लोगों ने इस रेखा चित्र को स्टार्ट किया था, उसी समय इनका उम्र 60 से अधिक था। तो इन सारी चीजों में उनका उम्र भी तो बढ़ा, और तो ये पुराने होते गए। तो बाल गोविंद भगत जब अब की बार गंगा स्नान करने जाते हैं तो इनकी तबीयत खराब सी हो जाती है। तबीयत क्या हो जाती है? खराब सी हो जाती है। जब ये लौटते हैं तो बहुत सुस्त से रहते हैं, और एक दिन अचानक से लिखते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी साहब कि मेरे तो लेट तक सोने की आदत थी, लेकिन फिर भी एक सुबह ऐसा आया कि किसी ने बाल गोविंद भगत की वो भजन को नहीं सुना। जब नहीं सुना तो लोग उनके घर गए तो देखते हैं कि मानो कि मोतियों का माला बिखरा हुआ है और एक माला सा टूट सा गया है, और हमारे बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे थे, सिर्फ उनका पंजर रह गया था। यानी मृत शरीर को हम लोग पंजर कहते हैं। और इस तरह से अपने रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने भाव में लिखा कि मानो मैं तो सिंहम से गया था बाल गोविंद भगत की इस तरह की अंदाज को देखकर, कि कैसे हर चीज को छोड़कर एकदम शांत हो गए हैं बाल गोविंद भगत। और इस तरह से बाल गोविंद भगत यहाँ पे खत्म होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है लास्ट गंगा स्नान करने के आने के बाद। इस तरह से हम लोग ने देखा कि सर लेसन 4 का बाल गोविंद भगत रेखा चित्र को कवर किया। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हुंडरू का जलप्रपात, जो कि यात्रा वृत्तांत है, जिसे कमता प्रसाद सिंह काम ने लिखा। मैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए 2-4 चीजें बता दूं फटाफट से। आप लोगों को पता है कि नॉन हिंदी में ना जो राइटर नेम होते हैं ना, उसमें से 10 क्वेश्चन बनता है। तो मैं बता दूं, एक लेसन में हम लोग को पढ़ना है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यह एक कविता है, इसे शंकर सलेंदर ने लिखा है। 2 लेसन में हम लोग ने कवर किया ईदगाह एक कहानी है जिसे प्रेमचंद्र ने लिखा है। और 3 लेसन में हम लोग ने कवर किया करमवीर एक कविता जिसे अयोध्या शिवदया हरिऔध लिखे हुए हैं। और 4 लेसन हम लोग ने अभी कवर किया बाल गोविंद भगत, जो कि एक रेखा चित्र है जिसे रामवृक्ष बेनीपुरी साहब ने लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5 लेसन की बात करेंगे हुंडरू का जलप्रपात का। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमसे पढ़ाने में कोई दिक्कत हो रही, कमी हो रही, तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। हम उसको और ठीक करेंगे और आपके लिए और बेहतर से बेहतर ढंग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।